Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of December 2022. 16 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रखी कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, लीसू कम्युनिटी रिसेंटली सेन इन न्यूज़ इज़ मोस्टली फाउंड इन। लीसू कम्युनिटी न्यूज़ में थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था अगर आपको ध्यान हो तो लीसू कम्युनिटी आपको बताना है कि न्यूज़ में थी कहाँ की है। ऑप्शंस आर ए मिज़ोरम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी त्रिपुरा। अच्छा सवाल है, आप लोग आंसर कर पाएंगे आई होप। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपने सही किए। इसका आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, इन सम ऑफ द 5 year प्लान्स गाडगिल मुखर्जी फार्मूला वॉज यूज्ड। तो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला क्यों यूज़ किया गया था आपको बताना है। ऑप्शंस आर टू कैलकुलेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, to allocate financial assistance to states from the center, to determine maximum possible limit of external borrowing, and D to determine the target of fiscal deficit of the government. तो बहुत ही अच्छा सवाल है गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के रिगार्डिंग। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, टू allocate financial assistance to states from the center। ये इसका करेक्ट आंसर है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला यही डिटरमाइन करने के लिए लगाया गया था। तो आई होप आपने सही किया होगा। तीसरा सवाल है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जो लोग भी यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा इसका आंसर। इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू द लिबरलाइजेशन फेज इज लार्जली टर्म्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं इसको। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी। आप देख लीजिए, आप इसको बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर फॉर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज, यहाँ पे डी ऑप्शन अगर आप पढ़े, द फिनोमिनन ऑफ स्लगिशनेस इन ग्रोथ रेट, मतलब जो स्लगिश ग्रोथ हो रही थी, लगभग 3.5% के आसपास की ग्रोथ जो थी कंटिन्यूस थी बिफोर 1990s, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, यू गॉट द आंसर करेक्ट, है ना। तो ये 3 सवाल थे आज के। मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट है। पहले कुछ हम पीआईबी की न्यूज़ आइटम्स देखेंगे। तो पीआईबी की न्यूज़ आइटम में पहली जो न्यूज़ है वो आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। याद रखिएगा, आईएमएफ की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन उसने 6.8% रखा है फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए 6.8% हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन रखा है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने, ठीक है ना। विच विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और स्टेप्स बताए, जैसे कि हमने जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या काम किया है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये आप लोग भी लिख लीजिएगा, कई बार यूपीएससी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो जैसे हमारे यहाँ 100% एफडीआई है, हमारे यहाँ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक रूट में, वो भी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि आपको गवर्नमेंट की अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग से आरबीआई के थ्रू आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग, आप ऑटोमेटिकली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। दूसरा जो हमने और क्या काम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस का वेवर कर दिया है, ताकि जो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का केस है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट कर सकें, है ना। एंड इसके अलावा हमने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को सेटअप किया है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और पीएम कुसुम नाम की स्कीम है, जिसमें सोलर रूफटॉप एक और स्कीम है। तो पीएम कुसुम और सोलर रूफटॉप में हम डीजल का कम यूज़ करना चाहते हैं और मोर एंड मोर किसका यूज़ करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। देन हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 का हम प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोडक्टिवली शटिंग डाउन द इनएफिशिएंट थर्मल यूनिट्स। तो जो इनएफिशिएंट थर्मल यूनिट्स हैं उनको हम बंद भी करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ उठा रहे हैं। ये मेंशन था पीआईबी में, मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो आर्टिकल है वो पावर फॉर ऑल से संबंधित है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न हम कर रहे हैं। तो ये भी पीआईबी का ही न्यूज़ है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। एंड इस कारण से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
दोनों के ऊपर आते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गई, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हो गई, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना हो गई, उदय स्कीम जिसको हम बोलते हैं। ये सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दे आर देयर टू हेल्प एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू ऑल द हाउस होल्ड्स। ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए ही हैं स्कीम्स। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चाहे ले लो, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम ले लो, चाहे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ले लो, उदय स्कीम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बताया ना, पीआईबी ने एक स्कीम के बारे में स्पेशल फोकस किया है, उस पर हम भी फोकस कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी, दिसंबर 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये लाई गई थी फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन अर्बन एरियाज़। बेसिकली ये स्कीम अर्बन एरियाज़ के उस पर ही है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम याद रखिएगा 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले तो जो सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अर्बन एरियाज़ का स्ट्रॉन्ग करना है उसको। दूसरा, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स फीडर्स कंज्यूमर्स इन अर्बन एरियाज़, मीटर लगाए जाएंगे। आईटी इनेबल्ड वर्क किया जाएगा, स्मार्ट मीटरिंग, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये सारे इसके ही पार्ट है। इसके अलावा इसमें अंडरग्राउंड केबलिंग, एरियल बर्न्स्ड केबलिंग, ये दोनों ही प्रोविजंस इसमें किए गए थे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है ना। एंड 24/7 पावर फॉर ऑल, ये इसका मेन एम था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा जो पीआईबी में आया था वो था पीएम कुसुम के बारे में। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम बोलते हैं। इसका जो मेन एम है दैट इज़ डीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर में डीजल का उपयोग ना हो, इस कारण से उनको क्या किया जाएगा, बेसिकली इस तरीके से पंप प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके द्वारा जिसको वो सोलर के द्वारा चला सकते हैं, है ना। वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो पंप चला सकें, पंप चला करके उसका यूज़ कर सकें। सोलर भी होगा, डीजल भी यूज़ नहीं होगा, और वाटर सिक्योरिटी भी उनको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, एंड इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स। चाइना बिल्ड्स रोपवे रोड नियर ट्राई जंक्शन। तो यहाँ पे चाइना जो है उसने रोपवे रोड बनाना शुरू कर दिया है ट्राई जंक्शन के निकट। अब ये ट्राई जंक्शन कहाँ पे है? ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में। जो आपका दोकलाम वाला रीजन पहले नहीं आता था, हम पहले भी दोकलाम के रीजन की बात कर चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे ये सिक्किम है, ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? चिकन स्नैक बोलते हैं, ठीक है ना। चिकन स्नैक या चिकन कॉरिडोर, जो भी आप बोलना चाहें, सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पे, और यही एक छोटा सा पार्ट है। और यहाँ पे एक दोकलाम प्लेट्यू वाला पार्ट है जो कि भूटान के अंतर्गत आता है, और देन ये चाइना की क्लेम लाइन है, और चाइना की क्लेम लाइन के अंदर यहाँ पे जस्ट बिल्कुल ये ट्राई जंक्शन है। देखो, ये इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और ये भूटान हो गया थोड़ा सा पार्ट। तो ये ट्राई जंक्शन के पास वो क्या कर रहे हैं? दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोपवे नाउ, है ना। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ रोपवे। और अभी रिसेंटली तवांग सेक्टर में, आपको पता होगा कि तवांग सेक्टर में थोड़ा सा स्कफल हुआ बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ आर्मी जो भी है ना, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सिक्किम का कुपूप वाला रीजन है, दैट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू दोकलाम, दैट्स ऑफ द फेस ऑफ द ट्रूप्स। यहाँ पे कुपूप रीजन है, ये भी लिख लीजिएगा। कुपूप रीजन आपका कहाँ पर है? सिक्किम वाले रीजन में है, कुपूप सिक्किम में है, एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू दोकलाम। और जब 2017 में ये दोकलाम का इशू आया था, तब भी यही रीज़न था जहाँ पे स्कफल देखने को मिला था थोड़ा बहुत, है ना। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। एंड चाइनीज़ ने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कम ऑलरेडी रोड्स और ये सब बनाते जा रहे हैं। नाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग दिस रोपवे ऑल्सो, है ना। दैट इज द थिंग, दैट इज अ मेजर इशू दैट इज गोइंग ऑन। स्टेट्स कैन इनैक्ट लॉज ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में आंसर देते हुए बताया कि स्टेट्स जो हैं अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा जाए, इफ़ यू रीड द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो वर्डिंग्स हैं वो कहती हैं स्टेट्स शैल एंडेवर टू सिक्योर, है ना। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि
कि जब वर्डिंग आप आर्टिकल 44 की पढ़ोगे तो लिखा है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसा उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल इस पर बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो इसमें जो मैटर्स हैं, चाहे इंटरस्टेसी हो, सक्सेशन हो, विल का मैटर हो, जॉइंट फैमिली का मैटर हो, पार्टीशन का मैटर हो, मैरिज या डिवोर्स का मैटर हो, दे आर ऑल रिलेटेड टू एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल के जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके एंट्री 5 है ये। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट्स को भी एम्पावर्ड है टू मेक लेजिस्लेशन अपॉन देम, है ना। स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक लेजिस्लेशन अपॉन देम, एंड वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई है। एंड उत्तराखंड जो थी दैट वाज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप अ पैनल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉमन सिविल कोड, है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहली उत्तराखंड स्टेट ने बनाई थी। इसके अलावा गुजरात ने भी बना ली है ना। इन्होंने भी इंटेंशन दिखाया है कि बिफोर दे हैव ऑल्सो मेड द इंटेंशन कि दे विल बी फॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ऑल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, और दीज आर द थिंग्स एज ऑफ नाउ। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे आज आर्टिकल आए हैं। एक तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे तो कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब यहाँ पे ऑथर ने नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल की बात की है। एक्चुअली ये नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल जो बात हुई है ये इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट में है। आप सबको पता है कि देयर आर 3 मेजर पिलर्स, है ना, एंड 1 माइनर पिलर ऑफ द पॉलिटी। जैसे कि 3 मेजर पिलर कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। एंड चौथा पिलर हम हालांकि बोलते किसको है? हम मीडिया को बोलते हैं चौथा पिलर, इसलिए वो माइनर पिलर मैंने आपको बोला। बाकी 3 जो मेन पिलर है इंडियन पॉलिटी के वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ जो बात चल रही है वो इन्हीं तीनों पिलर्स की बात चल रही है कि इनमें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की पावर असर्प नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इनका। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑथर की, तो यहाँ पे ऑथर ने 26 नवंबर का वाकया बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था। तब द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने इस प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल को हाईलाइट किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और उन्होंने कहा था जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। मॉन्टेस्क, अगर आपको पता हो मॉन्टेस्क्यू का नाम, तो मॉन्टेस्क्यू बहुत पहले एक फिलोसोफर थे जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसोफर आप बोल सकते हैं। तो उसने ये कंसेप्ट दिया था मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का। बट वो जो कंसेप्ट था वो वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर था ना, जैसे अमेरिका का सिस्टम है। हमारे यहाँ हालांकि वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, देयर इज़ नो वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये क्वेश्चन दिया था कि कई बार क्या होता है ओवर एंथुजियाज्म या झील में क्या होता है कि हम अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। व्हाट वी डू इज दैट वी टेंड टू क्रॉस आवर लाइंस, है ना, एंड दैट शुड नॉट हैपन। बाउंड्रीज आर देयर, बाउंड्रीज हैव बीन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड नेवर ट्राई टू क्रॉस दैट बाउंड्री विच हैज़ बीन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस वॉज वॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सेज, एंड दिस वॉज हाईलाइटेड बाय द्रौपदी मुर्मू जी इन हर एड्रेस ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है एक्सेसिव जील में लीड टू ट्रांसग्रेसिंग द बाउंड्रीज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें इस सटल टोन में उन्होंने बोला था कि हमको नहीं क्रॉस करना चाहिए। दूसरा जो इंस्टेंस है वो ऑथर ने दिया है धनकर जी का। धनकर जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी रिसेंटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हियर हिम इन पर्सन इन द पार्लियामेंट। आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि मैंने उनको बिल्कुल राज्यसभा में बैठ के सुना थोड़ा सा, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम। अमेजिंग पर्सन एंड ही मीन्स इफ़ यू सी हिज वे ऑफ कंडक्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, अभी जस्ट विंटर सेशन की बात चल रही है उसमें मैंने उनको सुना है। तो अमेजिंग पर्सन, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन ऑल्सो, एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर ही सेज एंड ऑल, मुझे नहीं पता कि बाकी आप लोग कैसे उनको ट्रीट करते हैं, बट ही इज़ अमेजिंग पर्सन। तो यहाँ पे
उन्होंने भी इसी सेपरेशन ऑफ पावर को काफ़ी एक्सप्लिसिट तरीके से मतलब हाईलाइट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी ब्लॉसम्स व्हेन इट्स थ्री फेसेट्स स्क्रूपुलसली अडहेयर टू देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। मतलब डेमोक्रेसी तभी ब्लॉसम करती है जब बाकी के डोमेन्स अपने अपने काम में ही लगे रहें, अपने अपने डोमेन में रहें, बाकी के जो पिलर्स हैं अपने डोमेन में रहें, ना कि एक दूसरे के डोमेन में। द सब्लिमिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज रियलाइज्ड। मतलब जब ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसको जब आप फॉलो करेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जब अपने फंक्शंस अपने साथ करेंगे, टैंडम टुगेदरनेस के साथ करेंगे एंड अपने अपने उसमें करेंगे, तभी ये डेमोक्रेसी ब्लॉसम करेगी। अदरवाइज अगर आप एक दूसरे के डोमेन में इंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद काफ़ी रेडिकली या काफ़ी एक्सप्लिसिटली कहना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ने इसको फर्दर को इस बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एनजेएसी जो था दैट वाज द विल ऑफ द पीपल। एक तरीके से एनजेएसी वाज द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। और हिस्टोरिक पार्लियामेंट्री मैंडेट था एनजेएसी का, और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसको 4-1 की मेजॉरिटी हटा दिया, 4-1 से इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भैया ये मतलब कि दिस इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ जुडिशरी एंड ऑल। तो यहाँ पे विजय धनखड़ जी का धनखड़ जी का ये कहना है, वाइस प्रेसिडेंट का हमारे, कि ये पार्लियामेंट्री डोमेन था, ये पार्लियामेंट का डोमेन था कि क्या लॉ बनेगा क्या नहीं बनेगा। नाउ यू आर सेइंग दैट कि दिस लॉ शुड नॉट हैव बीन मेड, एनजेसी जैसे लॉ को, है ना, वो भी एक ऐसा कि दूसरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं किसी और कंट्री में जहाँ पे जजेस को इलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। और ये तो यही चीज़ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने बताई कि बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी बात है, आप इवॉल्व करके या अपने आपने उसको बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अपॉइंटमेंट जैसे मैटर्स में आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना करके अगर आप बात करेंगे दैट विल नॉट बी द थिंग, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो वाइस प्रेसिडेंट ने फोकस की कि दिस वाज नॉट a pillar of the constitution should have done, है ना। तो दिस वाज द थिंग। दूसरी जो न्यूज़ थी एडिटोरियल है वो है मोरक्को की जो होप्स ख़त्म हुई रिसेंटली। आपको पता होगा सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, है ना। तो मोरक्को के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली। तो ये आपको पता ही होगा कि अफ्रीका की पहली ऐसी कंट्री है मोरक्को जो कि एंटर की है इनटू द सेमीफाइनल तक पहुंची है ना, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एंटर इनटू द सेमीफाइनल्स। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये मोरक्को का जर्नी रही है, काफ़ी इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को हराया, स्पेन को हराया, पोर्चुगल को, बेल्जियम को हराया, है ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, इनको एटलस लायंस बोलते हैं, दे आर नोन एज एटलस लायंस बिकॉज ऑफ द एटलस माउंटेन्स विच आर देयर, है ना। तो लेट मी शो यू दैट एटलस लायंस इनको क्यों कहा जाता है, because of the Atlas Mountains. Let me show you. तो ये आपको जो मैप दिख रहा है दिस इज़ द मोरक्को मैप, ये ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे सहारा रीजन है, ये आपको सहारा रीजन है, अल्जीरिया वाला पार्ट है, अल्जीरिया से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है मोरक्को, अल्जीरिया से। नीचे आपका वेस्टर्न सहारा है, उससे भी बॉर्डर शेयर करता है। एंड ऊपर ये बिल्कुल जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एज है वहाँ पे है, और इधर ये मेडिटेरेनियन सी के साथ है, इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ है, और यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। देयर इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, आपको याद रहना है। मोरक्को जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, मोरक्को की कैपिटल है मराकेश, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, नहीं यहाँ पे रबत आपको दिख रहा है, सॉरी रबत आपको दिख रहा होगा, रबत इज़ द कैपिटल। एंड मराकेश, आपको ट्रीटी याद होगी, मराकेश ट्रीटी वाज आल्सो देयर, मराकेश ट्रीटी, है ना। इसके अलावा एटलस माउंटेन्स, दीज आर एटलस माउंटेन्स जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इसीलिए इनको एटलस लॉयंस कहा जाता है, दे आर नोन एज एटलस लॉयंस, है ना। और बहुत एक फेमस मूवी भी बनी है इसकी, कासाब्लांका, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, कासाब्लांका, ये भी एक प्लेस है विच इज़ इन द मोरक्को। रबत आपको जो दिख रहा है रबत, दिस इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर OIC वाज फॉर्म्ड, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, कोऑपरेशन जो है, वो यहीं पे फॉर्म हुआ है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग द मोरक्को। नीचे यहाँ अल्जीरिया के साथ देख लीजिएगा, इसका बॉर्डर है, ऊपर वाटर बॉडीज़ देख लीजिएगा, एटलस माउंटेन्स आपको बता ही दिया मैंने, अर रिफ दिख रहा होगा, एक माउंटेन रेंज है अर रिफ, है ना। और यहाँ पे मूलवाया रिवर भी है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है।
यहाँ पे जो अगला है केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल। तो केरला ने एक बिल पास किया, आप सबको पता है कि इसने 2 यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल पास किए थे अभी रिसेंटली, जिसमें पहले में तो उन्होंने क्या किया है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर का पद है वहाँ से गवर्नर को हटा दिया गया है। फिर उन्होंने दूसरा है जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको बनाया कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ही अब चुनेगी कि कौन व्यक्ति बनेगा जो चांसलर होगा। अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स इनको लाया जाएगा, है ना। दे विल बी द होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चांसलर। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग क्रिटिक्स बिल का इस तरह से कह रहे हैं कि जो ये पावर है पूरी की पूरी अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी, है ना। और यूजीसी के पास से भी ये पावर चली गई और उन्होंने पूरी पावर अपने पास स्टेट गवर्नमेंट ने रख ली। तो ये हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फेवर के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में बैठा दें एंड दे कैन इरोड द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, है ना। दे कैन इरोड द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द थिंग, है ना। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड, जो बिल में चेंजेस किए गए हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चांसलर के पद से गवर्नर को हटा दिया गया है। इसके अलावा ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोविजंस टू लिमिट द टर्म ऑफ द अपॉइंटेड चांसलर टू 5 ईयर्स। लिमिटेशन ऑफ द टर्म ऑफ द अपॉइंटेड चांसलर टू 5 ईयर्स, एक प्रॉपर उसको टेन्योर दे दिया गया है 5 साल का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। तीसरा जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है ये है लुकिंग एट द इंडियन सिनेमा थ्रू पुडोवकिन्स 5 एडिटिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे पुडोवकिन एक रशियन व्यक्ति हैं जिनकी एडिटिंग की 5 टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। देखो मैं ये आर्टिकल आपको पूरा बता दूंगा, 5 टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिएगा, 5 टेक्निक्स याद रखिएगा कि नाम एटलीस्ट की सिनेमा की एडिटिंग टेक्निक्स हैं। उन 5 टेक्निक्स के पहले एक हम कुलेशोव इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कुलेशोव इफेक्ट एक्चुअली जो एडिटिंग टेक्निक्स हैं वो भी किसी 2 सीन्स में होती हैं, किन्हीं 2 सीन्स में होती है। तो ये 2 सीन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कुलेशोव इफेक्ट कहलाता है। दिस इज़ कुलेशोव इफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ। कुलेशोव इफेक्ट कहता है कि एक फिल्म एडिटिंग की ही टेक्निक है कुलेशोव इफेक्ट। ये फिल्म एडिटिंग के लिए ही उन्होंने बताया था। लेव कुलेशोव नाम का व्यक्ति है जो कि रशियन फिल्म मेकर है। उन्होंने बताया था कि जब व्यूअर्स को आप और ज़्यादा ड्राइव करना चाहते हैं अगर आप 2 सीक्वेंशियल शॉट्स इनको दिखाएं एक दूसरे के टैंडम में, मतलब एक साथ 2 सीक्वेंशियल शूट्स दिखाएं, है ना, इंस्टेड ऑफ 1 सिंगल शूट। आइसोलेशन में आप एक सिंगल शूट दिखा रहे हैं, इससे बेटर है कि आप 2 शूट्स दिखाएं और इन टैंडम, है ना, तो व्यक्ति ज़्यादा रिलेट कर पाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि इफ़ समवन शोज़ यू अ शॉट जिसमें कि एक व्यक्ति एक सूप पी रहा है ना, उसके बाद वो शॉट दिखाए कि वो बहुत समवन लुकिंग वेरी सैड, तो तब ऑडियंस फील करेगी कि जो सैडनेस वाला सीन है वो सूप वाले सीन से रिलेटेड है ना, ज़्यादा बेटर वो रिलेट कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसी को कुलेशोव इफेक्ट कहा गया है कि व्हेन देयर आर 2 सीन्स जो कि एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा बेटर जो इमोशन है वो निकल के आता है, वो कुलेशोव इफेक्ट है। अब इसी कुलेशोव इफेक्ट को स्टडी करते हुए जो पुडोवकिन थे, है ना, यहाँ लिखा हुआ देखो, सेलोवोड पुडोवकिन, इन्होंने 5 टेक्निक्स बनाई हैं, 5 टेक्निक्स ऑफ एडिटिंग। ये 5 टेक्निक्स का नाम है कंट्रास्ट, साइमल्टेनिटी, पैरेललिज्म, सिंबॉलिज्म एंड ली मोटिव। याद रखिएगा ये 5 टेक्निक्स, कंट्रास्ट, साइमल्टेनिटी, पैरेललिज्म, सिंबॉलिज्म एंड ली मोटिव। तो ये जो 5 टेक्निक्स है क्या क्या है। सबसे पहली है साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी इज़ द ईजिएस्ट टेक्निक, जिसमें 2 सीन्स होते हैं, 2 अलग अलग एक्शंस होते हैं उसमें, और इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक का आउटकम, जो सीन का आउटकम है वो दूसरे सीन को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया गजनी मूवी का। जब उसकी गजनी मूवी में उसको क्या नाम था उसकी, जो आसिन थी, उसको जब वहाँ पे गजनी मार रहा होता है उस समय संजय जो आमिर खान था वो उसको ढूंढ रहा होता है। तो ये दोनों सीन एक साथ चल रहे हैं, तो संजय उसको ढूंढ लेगा, इस पे डिपेंड करता है कि वो मरेगी कि वो बचेगी, है ना। तो दैट वाज द साइमल्टेनिटी। 2 सीन्स रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। दूसरा सीन है गॉडफादर का। दूसरी जो टेक्निक है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जब कभी क्रिमिनल ट्विस्ट देना होता है किसी चीज़ में तो उसे बोलते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में एग्जाम्पल दिया ऑथर ने गॉडफादर का। जैसे यहाँ पे 2 सीन है, एक में क्या होता है कि जब माइकल कॉर्लियन एक जगह मतलब अपने चर्च में खड़े रहते हैं, अपनी नीज के साथ खड़े
लेते हैं। एंड उसी दूसरे सीन में कॉर्लियन का जो गैंग है वो एक कुछ व्यक्तियों को जान से मार रहा होता है। तो मतलब एक तरफ वो चर्च में खड़ा है जो कि क्या दिखाता है, होली सेरेमनी को सेलिब्रेट करता है, वहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरा सेम उसी का गैंग है जो कि लोगों को मार रहा है ना। तो ये दोनों ही कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, तो दिस वाज द टेक्निक ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है ना। तीसरी जो सीन है वो है, तीसरा जो टेक्निक है वो है पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म मतलब कि इसमें क्या होता है, दो सीन्स एक साथ दिखाए जाते हैं और दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाए जाते हैं, है ना। तो एक सर्टेन इमोशन इवोक करने के लिए, जैसे बहुत प्यारा सीन है ये, तो एपिक सीन था, मतलब ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है दृश्यम मूवी का। अगर आपको लास्ट सीन याद हो, जब जो आपके मोहनदास हैं, ये मोहनदास बोल दिया मैंने। मोहनलाल जब स्टेशन से बाहर निकलता है, पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, लास्ट वाला सीन है, और फिर अचानक से वो लाइट चमकती है और वो वाला सीन दिखता है कि जब वो पुलिस स्टेशन पहले, मतलब वहाँ पे किस तरीके से उसने गाड़ा होगा, वहाँ पे वो वाला जो सीन, दोनों सीन है, तो ये पैरेललिज्म को ड्रॉ करता है। मतलब सेम लोकेशन है पुलिस स्टेशन की, दो अलग अलग टाइम फ्रेम की लोकेशन है, एक साथ उसको दिखाया गया है, पैरेललिज्म हो गया ये। फिर ली मोटिव जो होता है ये डिविनिटी और हीरोइज्म को शो करने के लिए होता है। कई बार देखा होगा आपने, एक पर्टिकुलर म्यूजिक अटैच कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे चोर मचाए शोर में जब भी बॉबी देओल कुछ ऐसा कांड करने रहता था, तो ये चोर मचाए शोर बजता है ना। तो एक पर्टिकुलर म्यूजिकल आप उसको देते हो, एक पर्टिकुलर इमोशन ड्रॉ करने के लिए। जैसे जब मतलब आपने वो देखी होगी, मे बी ये KGF मूवी देखी होगी, तो KGF का जो म्यूजिक है दैट हैज़ बीन अटैच। साउथ इंडियन मूवीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक का यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा, है ना। तो इस तरीके से ये म्यूजिक का यूज़ करते हैं टू डेवलप अ पर्टिकुलर इमोशन। एंड लास्ट है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म बेसिकली बहुत बार यूज़ किया गया है। जैसे सिम्बॉलिज्म आपने देखा होगा कि वेव्स का दिखाना कई बार, इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो पहली की मूवीज़ रहती थी, 70s की जो बॉलीवुड मूवीज़ रहती थी, उसमें जब किस दिखाना होता था तो ऐसे हीरो हीरोइन क्लोज तो आते थे, लेकिन उनकी जगह उनके ऊपर एक फ्लावर आ जाता था। अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से एक फूल बना देते थे या दो फूल बना देते थे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें, ये पैरेललिज्म है विच वॉज ड्रॉन। तो ये 5 टेक्निक्स हैं, आई होप ये आपको पता रहेंगे। पुडोवकिन की टेक्निक्स हैं, है ना, एडिटिंग टेक्निक्स ऑफ सिनेमा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को, और अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की रेंज है अग्नि 5, एंड इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। एंड इसकी जो टारगेट रेंज है 5000 किलोमीटर्स की है। कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव करेगा। एंड इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट में है, वहाँ पे इसको टेस्ट फायर किया गया है। अग्नि फायर जो है वो पूरे के पूरे, अग्नि 5 जो है पूरे के पूरे एशिया को, नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना को एंड यूरोप तक को अपनी स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर ला सकती है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर इट। इसके अलावा हट्टी कम्युनिटी का नाम आया था, तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं हट्टी कम्युनिटी को ST लिस्ट में इंक्लूड करने में। तो ST लिस्ट हट्टी कम्युनिटी कहाँ पे इंक्लूड करने की बात चल रही है, ट्रांसगिरी रीजन जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ ग्राफ्ट ऑन सर्कमस्टेंशियल प्रूफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कुल मिलाकर के कि अब अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के कि उसने ब्राइब ली है अथवा उसने करप्शन किया है कि नहीं, तो अगर आपको डायरेक्ट एविडेंस आपके पास नहीं भी है, तो आप सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे उसको व्यक्ति को दोषी कन्विक्ट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देयर आर 2 सेक्शंस विच रिगार्डिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 मतलब कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशंस अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, मतलब कि अपनी सैलरी के अलावा जब कुछ और बेनिफिट लेता है तो वो सेक्शन 7 के अंदर आता है। एंड दूसरा है सेक्शन 13(1)(d) सब सेक्शन 1 एंड 2 जो कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट है ना। तो यहाँ ये दोनों सेक्शंस आप लोग लिख लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित हैं ये। और जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि अगर ब्राइब
गिवर ऑफर करता है कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन, है ना, डिमांड हालांकि हो चाहे ना हो, तो पब्लिक सर्वेंट अगर उसको ले लेता है, सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो इट विल बी एन एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 में ये दोषी साबित होगा। और दूसरी साइड में अगर पब्लिक सर्वेंट डिमांड कर लेता है और एक्सेप्ट करता है तो सेक्शन 13(1)(d) होगा, जो कि आपका क्रिमिनल एक्ट में आता है, ठीक है ना। एंड ये चीज़ अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है इस तरीके का, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंसेस को लिया जा सकता है, दे कैन बी कंसीडर्ड, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, जिसका नाम था स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक सेफ्टी इन साउथ एशिया। तो इसको इस बेसिकली रिपोर्ट में उसने बताया किस तरीके से एयर पोल्यूशन जो हो रहा है वो एयर शेड्स में हो रहा है। व्हाट इज दिस एयर शेड? एयर शेड मतलब एक लॉन्ग कॉरिडोर है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में डेवलप हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी एक जोन है जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, पूरा जा रहा है, तो इसको उन्होंने एयर शेड बोला है। एंड जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी एयर शेड है, बहुत सारे रीजन है जहाँ पे एयर शेड डेवलप हो रहे हैं, है ना। एंड 60% साउथ एशिया जो है दैट इज एक्सपोज टू PM2.5 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, है ना। और स्पेशली जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पे तो 20-20 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब कि अगर जितना अलाउड क्वांटिटी होनी चाहिए PM2.5 की, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ एयर शेड, मतलब कि ये कुछ एयर शेड्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स आर मूविंग इन दैट एयर शेड, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और बांग्लादेश ढाका का भी एग्जांपल दिया था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कि वर्ल्ड बैंक ये आपका वन ऑफ द टॉप किलर्स में आपका एयर पोल्यूशन आता है ढाका बांग्लादेश वाले रीजन में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको पता होगा। तो मूव करते हैं आगे, देखते हैं और कोई और न्यूज़ आइटम है तो यहाँ पे सेंसेक्स फॉल 1.4%, रुपी स्लिप्स 27 पैसे ऑन हॉकिश US फेड। तो हॉकिश मतलब कि जो हॉकिश पॉलिसी होती है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाली पॉलिसी या टाइट बनी पॉलिसी कहलाते हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है US में, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ से रुपया जो है या हमारे यहाँ का जो डॉलर है वो निकल करके अमेरिका चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमारा जो हमारे यहाँ डॉलर अगर कम होगा, रुपया ज़्यादा होगा, तो रुपया वीक हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई कि रुपया हमारा वीक हो गया है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर there. So I hope you got clarity regarding all these things. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.